दोस्तों, नेपाल के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है एक बार फिर से, जो दर्शाता है कि जनता से बड़ा कोई दुनिया में कुछ नहीं। कोई भी दुनिया की राजनीति हो या दुनिया की कोई भी व्यवस्था हो, अगर जनता अपनी डिमांड पे आ जाए तो भाई साहब सबको झुकना पड़ता है। हाल ही में हमने देखा था कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर कुत्तों को 10 दिन के अंदर जनता ने इंसाफ दिला दिया था, जो कि सालों साल से इंसानों को नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, आखिरकार नेपाल की सरकार झुक गई और ये बैन जो नेपाल के अंदर था उसे रिवोक कर दिया गया। ऐसा कैसे हो गया, आइए बताती हूँ इस लेक्चर के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि मामला हुआ क्या है। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के सारे अखबारों ने इस बात को कवर किया है, और वो ये कि नेपाल ने सोशल मीडिया के बैन से अपना बैन उठा लिया, लिफ्ट कर लिया आफ्टर 19 क्या, मैंने जब अभी कल वीडियो बनाया था जिसमें प्रोटेस्ट के बारे में बताया था, उसमें आप नेपालियों ने काफी कमेंट किया था कि भाई 21 लोग मरे हैं। अब 21 लोग तो ऑफिशियल नंबर है, देखो पता नहीं कितने मरे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेडली प्रोटेस्ट होने के बाद यहाँ विड्रॉ कर लिया गया है पूरी तरीके से यहाँ पे मामला जो भी है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पे बैन इन्होंने लगाया आज से 4 दिन पहले। ये कह गया कि भाई साहब ये सारी जो कंपनीज है तो नेपाल के अंदर रजिस्टर नहीं कर रही है, और रजिस्टर करके हम चाहते हैं कि वहां पे उनका एक बंदा बैठे आके जो कि हमारे लोगों को या उनको दिक्कत होती है उसके लिए जवाबदेही हो। कंपनियों ने कहा हमें मतलब नहीं, जरा सी पॉपुलेशन में हम कमा नहीं पाते, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो कि अमेरिकी कंपनियां हैं। इन्होंने कहा अरे हटो, होगा देखा जाएगा, और इसी के चलते नेपाल की सरकार ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देके सोशल मीडिया से बैन लगा दिया। बैन के बाद यहाँ पे हंगामा मचने लगा। हंगामा क्यों? क्योंकि भाई साहब बहुत सारे, अब देखिए जेनजी की मेन एक स्पेसिफिक वर्ड जेनजी इतना हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे कहते हैं जनरेशन जी, ऐसी जनरेशन जो 1997 से सन 2012 तक के बीच में पैदा हुई और ये मोबाइल के साथ ही आगे बढ़ी भी है। अब मोबाइल के साथ जेनजी तो आगे बढ़ी है, हमारे जैसे मिलेनियल्स और हमारे माँ बाप जैसे पुराने वाले जो है, इनको जो भी कहते होंगे, भाई ये लोग तो जो है आगे भी नहीं बढ़े मोबाइल के साथ। तब भी आज मोबाइल का एडिक्शन से ज्यादा अगर हम बात करें तो मोबाइल से होने वाले उपयोग बहुत ज्यादा है, जिसमें कि सोशल मीडिया का तो एक अत्यंत ज्यादा उपयोग है। क्योंकि भाई साहब जो नेपाल के बच्चे बाहर रहते हैं वो आपस में घर में कांटेक्ट करते, साथ में सोशल मीडिया के थ्रू ही आजकल आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। ये सारी दुनिया भर की चीजें आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आज आप वीडियो मेरी देख पा रहे हैं, वो भी इसमें भी यूट्यूब सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अब मामला सिर्फ बैन तक का नहीं था, यहाँ पे नेपाल के पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि भैया तुम्हारे से ये छीनते हैं तो तुम्हें हम ये देते हैं। तो इसी के चलते यहाँ होने लगा प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट में सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर बात नहीं हो रही थी। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से यहाँ की जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें वो अपने बैनर्स जो लेके घूम रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि भाई साहब देखिए, आप अपना करप्शन बंद करिए, करप्शन पे बैन लगाइए, भ्रष्टाचार पे बैन लगाइए, ये सोशल मीडिया पे बैन लगाने की बजाय। क्योंकि नेपाल के अंदर करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बहुत उठा हुआ है। इसके अलावा वहां पे लोगों का कहना था कि भैया नेपो किड्स को बंद करिए, जो आप अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हो, हमें अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालो, हमें बेरोजगारी से निकालो, आप इन सोशल मीडिया के मुद्दे में इतना क्यों कूदे पड़े हो। तो ये सारी कहानी चल रही थी। प्रोटेस्ट के बैनर्स में द फाइनल रेवोल्यूशन वी आर पंचिंग अप, इस प्रकार की चीजें लिखी, और बहुत ही इंटेंस प्रोटेस्ट होती है। प्रोटेस्ट होते होते यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ के यहाँ के पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, और इस संसद में अटैक होने की वजह से शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए जाते हैं नेपाल की सरकार के द्वारा। मुठभेड़ में बहुत सारी टीयर गैस, आपके रबर वाली गोलियां, उसके बाद पानी, वाटर कैनन से बहुत सारे तरीके से इन प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास करा जाता है नेपाल की अथॉरिटीज के द्वारा। लेकिन शूट एंड साइट ऑर्डर के बाद देखा जाता है कि इस प्रोटेस्ट को इतना ज्यादा विकराल रूप ले लिया कि 21 लोगों की इसमें अंदर मौत हो गई। बढ़ते बढ़ते नंबर 10, 14, 18, 16, 19, 20, 21 ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अब ये सब चलने के बजाय भाई साहब इसके चलते सरकार पे आ गया भयानक प्रेशर,
और आज की खबर है कि इस बैन को लिफ्ट करा गया इस डेडली प्रोटेस्ट के बाद। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, नेपाल की सरकार ने इस बैन को सोशल मीडिया के ऊपर के प्लेटफॉर्म से उठा लिया है। इस नेशन वाइड पूरे नेपाल भर में जो जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें इतने लोग मर गए हो और करीब 100 से अधिक लोगों को चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार से हजारों लोग सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने सरकार की अपने यहाँ पे बैंड बजा दी है। ठीक है, ये जो रोल बैक है इसे कंफर्म किया गया है कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो यहाँ के पृथ्वी सुब्बा गुरुंग है उनके द्वारा। और इस बैन ने टारगेट किया करीब 26 प्लेटफॉर्म को मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिसमें मेजर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी शामिल था। और उसे ब्लॉक क्यों किया गया था मैंने आपको इस बारे में भी बताया। दोस्तों, एक्शंस जो सरकार की तरफ से आए उसमें यह कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो है, अच्छा मुझे मजा आया, मैंने केपीएस ओली लिख दिया तो किसी ने कमेंट किया केपी ओली होता है। अरे केपीएस मतलब शर्मा, केपीएस ओली। ठीक है, इन्होंने काफी दुख जताया कि अरे भैया बताओ फर्जी लोग मर गए ना। दुख क्या जताया, इन्होंने बताया भैया देखो अब लोग मर गए, हमें दुख तो ज्यादा जाना ही नहीं तो सरकार भी बैंड बच जाएगी। ब्लेम करा कि जो वायलेंस है वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का भैया करना ही होता है कि भैया ये जो वायलेंस हुआ है इसमें कोई बाहर के लोग इन्वॉल्व थे, हमारे यहाँ के लोगों ने तो कुछ नहीं करा। इन्होंने अनाउंस करा कि हम जो लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन देंगे उन फैमिलीज को और फ्री ट्रीटमेंट देंगे उन लोगों को जिनको चोट लगी है, 100 से अधिक लोगों को मतलब। और ये 15 दिन का इन्वेस्टिगेशन एक पैनल स्थापित करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार ये इंसिडेंट्स को भड़काने वाली कोई बाहर की चीज तो नहीं थी या क्या था मामला। कर्फ्यू लगाया गया था, मैंने आपको बताया है। कर्फ्यू इंपोज अभी भी है, कल मैंने आपको बताया था, और इनडेफिनेटली है काठमांडू के अंदर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उठा है तो कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। और टेम्परेरी आसपास के एरिया जैसे ललितपुर वगैरह में भी कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा ताकि और ज्यादा वायलेंस ना भड़क सके। होम मिनिस्टर यहाँ के रमेश लेथक ने रिजाइन कर दिया है इस पब्लिक आउटरीच के चलते। ये पूरी है यहाँ पे कहानी। ये तो कल ही मामला हो गया था कि होम मिनिस्टर ने ऐसा बवाल चलते कहते हैं रेजिग्नेशन दो तुम्हारे चक्कर में सब हुआ था ऐसा। तो मोटे मोटे तौर पे अब आप समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का एक्सेस जैसे सोशल मीडिया के लाइक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है ना, जो भी व्हाट्सएप वगैरह है, अब आप नेपाल के अंदर इसका उपयोग बढ़िया से कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कंपनसेशन और मेडिकल केयर देने की बात करी है और साथ में एक जुडिशियल इंक्वायरी करी जाएगी। सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो कर्फ्यू अभी भी चल रहा है काठमांडू और आसपास के एरियाज में। और सरकार जो है वो बहुत प्रेशर फेस कर रही थी रिफॉर्म करने के लिए अपने अप्रोच को, रेगुलेशन को, सिविल लिबर्टीज के लिए। ये बात तो करनी जरूरी है। अच्छा, इसी के चलते कहानी ये है दोस्तों कि भैया भारत की तरफ से भी यहाँ पे कहा गया कि जो भी लोग नेपाल में हमारे भारतीय रह रहे हैं वो जरा आराम से रहें, इतने प्रोटेस्ट के चलते अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। ये भारत की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आता है। अब आपकी क्या राय है कि सरकार ने सही किया या नहीं किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही दोस्तों एक सवाल का जवाब दीजिए कि हाल ही में कौन सा ऐसा अटैक हुआ है जो अभी ही किसी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हुआ है। आपको एग्जांपल देती हूं तो एग्जांपल के तौर पे आप जो है ये समझिए कि अच्छा छोड़ो एग्जांपल, अरे